प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम सेकंड ईयर में आपको मैंने कंपनी विधि के बारे में अध्ययन कराया था, जिसमें क्रय विवरण, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, इनके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से आपको बताई गई थी। इसके बाद कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेखों में क्रय विवरण, पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम होते हैं। उनकी परिभाषाओं में ये लिखा हुआ था या ये स्पष्ट किया गया था कि कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप पूंजी प्राप्त करना चाहती है तो वह एक क्रय विवरण तैयार करती है। क्रय विवरण कंपनी का एक ऐसा प्रलेख है, प्रपत्र है, जो जनता को किसी कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्र खरीदने का प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण देता है। छात्रों, जनता में से कुछ लोग अंश क्रय करने हेतु अपने प्रस्ताव आवेदन पत्र के रूप में कंपनी के पास भेजते हैं और कंपनी उन सभी आवेदनों पर या उनमें से कुछ आवेदनों पर कुछ अंश देने का निर्णय करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रस्ताव पत्रों को स्वीकार करती है और हम इसे ही अंशों का आवंटन कहते हैं। यानी मैं आज आपको अंशों के आवंटन के संबंध में अध्ययन कराना चाहता हूँ और अंशों का आवंटन कंपनी कैसे करती है। यानी जनता के कुछ लोग जो कंपनी के अंश क्रय करना चाहते हैं वह आवेदन पत्र करते हैं कंपनी में, और कंपनी उन सभी आवेदनों को एग्जाई करके या उनमें से कुछ आवेदनों को अपने कंपनी के अंश देने का निर्णय करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रस्ताव पत्रों को स्वीकार करती है और इसे ही हम अंशों का आवंटन कहते हैं। अंशों के आवंटन की परिभाषा है, कंपनी अधिनियम में आवंटन की कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे सरकार ने गोपाल जालान एंड कंपनी बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मामले में इसकी जो परिभाषा दी है वह है, आवंटन का तात्पर्य कंपनी की पहले से ही अविनियोजित पूंजी में से कुछ अंश विनियोजित करने से है। यानी अंशों के लिए आवेदन कंपनी द्वारा उपलब्ध किए गए फार्मों द्वारा किया जाता है। जब आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे आवंटन कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवंटन का तात्पर्य जनता से अंशों के क्रय करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार करने से है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आवंटन कंपनी द्वारा जनता से प्राप्त अंशों के क्रय प्रस्ताव स्वीकार करने की कार्रवाई के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संबंध में यहाँ आवंटन से तात्पर्य यह भी है कि केवल उन अंशों के आवंटन से है जिनका पहले कभी आवंटन नहीं किया गया हो, और यदि कंपनी अपने किन्हीं अंशों का हरण करने के बाद उन अंशों का पुनः निर्गमन करने के लिए आवंटन करती है तो उस आवंटन को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं माना जाता है। अब अंशों का आवंटन के बाद में हम न्यूनतम अभिदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि न्यूनतम अभिदान क्या होता है। न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त किए बिना कोई भी सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। यानी जब तक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं करेगी तब तक वह सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। न्यूनतम अभिदान का अर्थ समझने के लिए हमें कंपनी को दो भागों में बांटना पड़ेगा। प्रथम, वे कंपनियां जो क्रय विवरण का निर्गमन करती है, यानी वे कंपनी जो क्रय विवरण तैयार करती है, निर्गमन करती है, और दूसरी वे कंपनियां जो क्रय विवरण का निर्माण नहीं करती है या निर्गमन नहीं करती है। तो सबसे पहले हम जो कंपनियां क्रय विवरण का निर्गमन नहीं करती हैं वे, पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी
क्रय विवरण का निर्गमन नहीं करती है, वे उसके स्थान पर स्थानापन्न क्रय विवरण का पंजीयन कराती है। यानी 3 दिन पूर्व उसे एक विवरण प्रलेख कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना होता है, उसे स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं। ऐसी कंपनियों के संदर्भ में न्यूनतम अभिधान से तात्पर्य उस न्यूनतम राशि से है जो प्रवर्तकों संचालकों की दृष्टि से कंपनी को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम रूप से आवश्यक है, तथा जिसे कंपनी के स्थानापन्न प्रविवरण में न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाया गया है। प्रवर्तक संचालक इस राशि की गणना कंपनी की कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके विवेक और अनुभव से न्यूनतम राशि निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो कंपनियां क्रय विवरण का निर्गमन करती है उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक बातों के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। ऐसी कंपनियां न्यूनतम अभिधान की राशि सेबी की मार्गदर्शक बातों के अनुरूप ही दर्शा सकती है। सेबी की मार्गदर्शक बातों के अनुरूप क्रय विवरण जारी करने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम अभिधान से अर्थ है जो शुद्ध सार्वजनिक निर्गम के कुल निर्गमन मूल्य के 90% के बराबर है। दूसरे शब्दों में हम न्यूनतम अभिधान से तात्पर्य शुद्ध सार्वजनिक निर्गम की राशि के 90% के बराबर राशि से है। अतः आवेदन शुल्क के रूप में इतनी ही राशि निर्गम बंद होने की तिथि तक अवश्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि अंशों के आवंटन के संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उसकी शर्तें हैं, किस तरीके से अंशों का आवंटन किया जाता है। अंशों के आवंटन के संबंध में मुख्य रूप से 2 भागों में उनको बांटते हैं हम कि अंशों के आवंटन के संबंध में क्या व्यवस्था है और कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू होती है, क्या उसकी शर्तें हैं। पहली है सामान्य व्यवस्थाएं या शर्त और दूसरी है कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं या शर्तें। सामान्य व्यवस्थाएं और शर्तें यह है कि आवेदकों के आवेदन पत्रों को स्वीकृति देना ही आवंटन कहलाता है। यानी जो व्यक्ति या जनता अंशों के क्रय करने के लिए आवेदन करता है उन आवेदन पत्रों को स्वीकार करना ही आवंटन कहलाता है और उसके परिणाम स्वरूप ही कंपनी तथा आवेदकों के बीच अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म होता है। दूसरा है, पहला पॉइंट है इसका, सामान्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत आवंटन उचित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यही कि ये व्यवस्था है और शर्त है कि अंशों का आवंटन कंपनी के उचित एवं अधिकार प्राप्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य के द्वारा नहीं। सामान्यतः अंशों का आवंटन करने का अधिकार संचालक मंडल को है और संचालक मंडल ही अंशों की आवंटन प्रक्रिया में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट है, अंशों का आवंटन उचित समय में किया जाना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। यह बात अंशों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति के संबंध में भी लागू होती है। यदि कंपनी अंशों का आवंटन उचित समय में नहीं करती है तो कंपनी आवेदकों को उन अंशों को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन सही समय और उचित समय पर किया जाना चाहिए। यदि कंपनी अंशों का आवंटन सही और उचित समय पर नहीं करती है तो कंपनी के आवेदक उस अंशों को लेने के लिए बाध्य नहीं है। उचित समय परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न भी हो सकता है, किंतु सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक निर्गम द्वारा अंशों का आवंटन करने की दशा में सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है और वर्तमान में कंपनियों को निर्गम बंद होने के 30 दिनों के भीतर आवंटन कर देना पड़ता है। यदि कंपनी निर्गम बंद होने के 30 दिन के भीतर आवंटन पत्र अथवा अलॉटमेंट ऑर्डर भेजने में त्रुटि करती है तो कंपनी को उसके बाद आवेदन शुल्क का 15% ब्याज का यह उल्लेख है कि धारा 73 में प्रावधानों के अनुसार 78 के आवंटन कार्रवाई पूरी करने को बाध्य करते हैं। इसके बाद ब्याज चुकाना पड़ता है, किंतु कुछ सूचीबद्ध कंपनियों का सेबी के दिशा निर्देश प्राथमिकता से लागू होते हैं। तीसरा है, आवंटनों का संवहन होना चाहिए। जब अंशों का आवंटन कर देती है कंपनी तो उसे आवंटन की सूचना
आवेदकों के पास अवश्य भेजने चाहिए। यदि यह नियम इस बात पर भी आधारित है कि स्वीकृति का संवहन आवश्यक है, यानी जिस व्यक्ति को अंशों का आवंटन किया जाता है उसको विधिवत रूप से सूचित होना जरूरी है। संवहन यानी उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उसको मालूम हो जाना चाहिए कि मुझे अंशों का आवंटन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन पूर्ण तथा शर्त रहित होना चाहिए। यद्यपि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आवंटन की शर्तें लगा सकता है, कंपनी आवंटन के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं लगा सकती। यानी आवंटन की शर्तें लगा सकता है आवेदन पत्र, लेकिन कंपनी कोई शर्त नहीं लगा सकती। यदि कंपनी आवंटन शर्त लगा देती है तो वह आवंटन व्यर्थ माना जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि बम्बई उच्च न्यायालय में एक प्रकरण आया था। इस मामले में एक व्यक्ति ने कंपनी के कुछ अंश खरीदने का आवेदन पत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत किया था कि उसे कंपनी के नई शाखा का कैशियर बना दिया जाएगा। यानी आवेदन पत्र में जब उसने आवेदन किया था तो मैं आप कंपनी के आवेदन पत्रों को क्रय करने के लिए तैयार हूं, या कंपनी के कुछ अंश खरीदने का आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि उसे कंपनी की नई शाखा कैशियर बना दिया जाएगा। कंपनी ने उसे कैशियर नहीं बनाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आवंटन से आवेदक बाध्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंश लेने के प्रस्ताव तथा आवंटन का खंडन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव अथवा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार किसी भी प्रस्ताव का प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा न होने की सूरत में किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। यानी जो तीसरा पॉइंट था कि अलॉटमेंट होने के बाद, अंशों का अलॉटमेंट होने के बाद संबंधित व्यक्तियों को उचित रूप से उसका संवहन होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि अंश लेने के प्रस्ताव और आवंटन का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा नहीं होता है तो वह अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन पत्र का खंडन अभिधान सूची खुलने के 5 दिन पूरे होने से पहले नहीं किया जा सकता। यानी जब अभिधान सूची खुल जाती है तो उसके 5 दिन पहले वो अपने आवेदन पत्र का खंडन नहीं कर सकता है। और दूसरे तरीके की जो व्यवस्थाएं या शर्त है वह है कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं या आवंटन प्रतिबंध या शर्त है। भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के अंशों के आवंटन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन सभी प्रतिबंधों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है जब जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है, और दूसरा है जब जनता को आमंत्रित किया जाता है। तो हम पहले पॉइंट का अध्ययन करते हैं, जब जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यदि कोई अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों एवं ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है तो उसे क्रय विवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो पहले भी मैं इस बारे में आपको अवगत करा चुका हूँ। ऐसी दशा में उस कंपनी को अंशों का आवंटन करने के कम से कम 3 दिन पूर्व एक स्थानापन्न क्रय विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना होता है। इस पर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है जिनका नाम क्रय विवरण की सूची में अंकित है। यदि कंपनी इस नियम के द्वारा आवंटन अनियमित होता है तो व्यर्थनीय होता है। यह देखा जाता है कि कंपनी किस तरीके से, किस दशा में कंपनी की सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करती है या नहीं करती है। इसके बाद दूसरा है जब जनता को आमंत्रित किया जाता है। जब कोई सार्वजनिक कंपनी क्रय विवरण जारी करने से पहले जनता को अपने अंश एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है तो ऐसी कंपनी को अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी अधिनियम के रजिस्ट्रार के यहाँ क्रय विवरण प्रस्तुत करना होता है और उसके द्वारा तैयार की गई शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होता है। पहला पॉइंट है क्रय विवरण का पंजीयन। जब कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करती है
तो वह कंपनी एक निर्धारित प्रारूप में क्रय विवरण तैयार करके कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है। इस पर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है जिनका क्रय विवरण में संचालक एवं प्रस्तावित संचालकों के रूप में नाम दिया हुआ है। दूसरी है न्यूनतम अभिधान की प्राप्ति। कोई भी सार्वजनिक कंपनी तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है जब तक कि क्रय विवरण में उल्लेखित न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं हो जाती। क्रय विवरण जारी करने वाली कंपनी को सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने शुद्ध सार्वजनिक निर्गम के कुल निर्गमन मूल्य के 90% के बराबर राशि न्यूनतम अभिधान के रूप में प्राप्त करनी होती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि न्यूनतम राशि की गणना करते समय उन चेकों की राशि नहीं जोड़ी जाती है जो बैंकों द्वारा अनादृत कर दिए गए हैं या आवेदन पत्र वापस लेने के कारण बैंकों में पहले से ही रह गए हैं। न्यूनतम अभिधान राशि नकद में प्राप्त होना। न्यूनतम अभिधान राशि नकद में प्राप्त होना आवश्यक है। यदि वह किसी अन्य रूप में जैसे संपत्ति के रूप में, अंश आदि से प्राप्त की जाती है तो न्यूनतम अभिधान की पूर्ति में योगदान नहीं होगा, किंतु चेक, बैंक ड्राफ्ट, स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि इत्यादि भुगतान प्रलेख से धन प्राप्त किया जाता है तो वह भी नकद भुगतान ही माना जाएगा। आवेदन राशि। कोई भी सार्वजनिक कंपनी जब तक कि अपने अंशों का आवंटन नहीं करती है तब तक उसे अंशों के आवंटन पर अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम नकद में भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आवेदन राशि अनुसूचित बैंक में जमा। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अंशों के आवंटन से प्राप्त राशि को अनुसूचित बैंक में अलग खाते में जमा कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करने की अवधि। कोई भी कंपनी न्यूनतम अभिधान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक 120 दिनों तक की प्रतीक्षा कर सकती है। यदि क्रय विवरण जारी करने की तिथि से 120 दिन के तक भी न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है तो क्रय विवरण जारी करने के 130 दिनों के भीतर आवेदकों से प्राप्त आवेदन राशि लौटा दी जाती है। नेक्स्ट है अनुसूचित बैंक में जमा आवेदन राशि का उपयोग। अनुसूचित बैंक में अलग खाते में जमा आवेदन राशि का उपयोग कुछ शर्तों के अंतर्गत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया। निम्नलिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि अंशों के लेन देन के लिए स्कंद विनिमय केंद्र की अनुमति मिल गई हो तो अंशों के आवंटन पर देय राशि के समायोजन के लिए। और दूसरा है यदि स्कंद विनिमय केंद्र के अंशों के लेन देन की अनुमति नहीं मिली हो या कंपनी किसी भी कारण से अंशों का आवंटन करने में असमर्थ हो तो आवेदन राशि की वापसी के लिए। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के पालन से मुक्ति संबंधी शर्त व्यर्थ है। यदि कोई कंपनी अपने अंशों के आवेदकों के साथ कोई ऐसी शर्त रखती है जिससे उपरोक्त व्यवस्थाओं में पालन से कंपनी को मुक्ति मिल जाती है तो ऐसी शर्त और मुक्ति व्यर्थ मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुगामी आवंटन के संबंध में छूट। और फिर है अभिधान सूची खुली रखने के संबंध में समय आवंटन नहीं। और स्कंद विनिमय केंद्र में लेन देन हेतु आवेदन पत्र क्रय विवरण में उल्लेख करना। प्रत्येक कंपनी को अपने प्रेरण में उन स्कंद विनिमय केंद्रों के नामों का उल्लेख करना होता है जिसमें उस कंपनी ने अपने अंशों व ऋण पत्रों के लेन देन के लिए आवेदन किया है। अनुमति प्राप्त न होने पर आवंटन व्यर्थ। यदि क्रय विवरण में उल्लेखित स्कंद विनिमय केंद्रों पर अभिधान सूची बंद होने के 10 सप्ताह के भीतर कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों के लेन देन की अनुमति नहीं दी जाती है और अंशों का आवंटन कर दिया जाता है तो आवंटन व्यर्थ होगा। धन की वापसी। यदि क्रय विवरण द्वारा जनता को अंश जारी करने वाली कंपनी अंशों के निर्गमन से पूर्व स्कंद विनिमय केंद्रों में अंशों के लेन देन के लिए प्रार्थना नहीं करती है तथा स्कंद विनिमय केंद्र उस कंपनी के अंशों ऋण पत्रों के लेन देन की अनुमति नहीं देती है तो कंपनी को उन अंशों ऋण पत्रों के आवेदन पर प्राप्त संपूर्ण धनराशि लौटाई जाती है। अधिक राशि लौटाना। जब कंपनी को स्कंद विनिमय केंद्रों के अंशों के लेन देन की अनुमति मिल जाती है तो कंपनी की आवंटित राशि पर देय राशि में से अधिक राशि को लौटा दिया जाता है।
आवंटन विवरणी प्रस्तुत करना। प्रत्येक कंपनी को अंशों का आवंटन करने के 30 दिन के भीतर भीतर रजिस्ट्रार के पास आवंटन की विवरणी का प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। स्कंद विनिमय केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन का निपटारा न करने का प्रभाव। यदि किसी कंपनी द्वारा अपने अंशों के लेन देन की अनुमति के लिए किसी स्कंद विनिमय केंद्र में आवेदन किया है और उस केंद्र ने इस आवेदन का निपटारा निर्धारित समय 10 सप्ताह में नहीं किया है, तो यह माना जाएगा कि कंपनी को अनुमति नहीं मिली है। तो ये इसकी जो अंशों के आवंटन के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं, शर्तें हैं, नियम हैं, उनका पालन करना प्रत्येक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी को आवश्यक है। यदि इन शर्तों या व्यवस्थाओं का पालन नहीं करती है तो वो है सभी आवंटन की प्रक्रिया अनियमित या अयोग्य मानी जाती है और उनको किसी भी तरीके से कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता है। अब मैं कल आपको और बिंदु के बारे में अध्ययन करूँगा। नमस्कार।